पानी से भरे हुए कांच के गिलास में अपन पेंसिल रखते हैं तो पेंसिल तिरछी दिखाई देती है। आप तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? प्रकाश की कौन सी घटना की वजह से? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस भाई जयपाल सर। हम बात कर रहे थे प्रकाश टॉपिक की। प्रकाश के अंदर आज बात करेंगे अपवर्तन की। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने बात करी है परावर्तन की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपवर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, अपवर्तन को विस्तार से समझाइए प्रयोग करके। ये सब सवाल बनते हैं अपवर्तन के, और खास तौर पे अपवर्तन के उदाहरण बताइए। तो सबसे पहले बात करते हैं अपवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, किससे? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से, पथ का मतलब होता है रास्ते से, विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब होता है भटक जाती है। तो प्रकाश की इस परिघटना को क्या कहेंगे? प्रकाश की इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिएगा कैसे। ये हो गया आपके माध्यम फर्स्ट, माध्यम फर्स्ट, और ये हो गया आपके माध्यम सेकंड, माध्यम सेकंड। इससे ऊपर वाला माध्यम फर्स्ट, इससे नीचे वाला माध्यम सेकंड। माध्यम फर्स्ट को मान लिया आपने वायु, और इसको मान लिया आपने जल, यानी कि नीचे पूरा जल भरा हुआ है और ऊपर क्या है? वायु। और ये क्या हो गया? अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। अभिलंब वह है जिसके द्वारा प्रकाश की किरण दो भागों में टूटती है। जैसे कि ये देखो, ये आपतित किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से यानी माध्यम फर्स्ट से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से, यानी कि इसको जाना बिल्कुल सीधा चाहिए था, ऐसा निकलना था इसको, लेकिन इसने क्या करा? अपना रास्ता यानी पथ से विचलित यानी भटक गई। तो ये क्या करी? अभिलंब के बिल्कुल पास में से निकली है। क्या करिए? अभिलंब के बिल्कुल पास में से निकली है। पास में से क्यों निकली है इसकी भी अपन जब इसका प्रैक्टिकल यानी प्रयोग करेंगे तब उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसको आपको मैं प्रैक्टिकल पूरा स्लाइड के ऊपर करके बताऊंगा। तो देखिएगा, यहाँ पे कोण क्या बनता है? कोण आई। यहाँ कोण क्या बनेगा? आर। इसको कहते हैं आपतित किरण और इसको अपवर्तित। अगर ये परावर्तन होता तो इसको परावर्तित किरण कहते हैं, जबकि यहाँ क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। अब देखो, माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकंड क्या होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकंड। माध्यम फर्स्ट होता है एक तो सघन माध्यम होता है, और एक होता है आपके विरल माध्यम। विरल माध्यम देखिएगा, सघन और विरल। वह माध्यम जिसमें कण पास पास होते हो, वह माध्यम जिसमें कण पास पास होते हैं उसे क्या कहेंगे? सघन माध्यम। और जिसमें कण क्या होंगे? दूर दूर। क्या होंगे? कण दूर दूर होंगे, उसे क्या कहेंगे? विरल माध्यम। अब अगर उदाहरण की बात करें, जैसे मैंने यहाँ वायु और जल लिया है, वायु तथा जल, इसमें से सघन कौन सा है और विरल कौन सा है, इसकी जांच करेंगे कैसे? अब देखो, आप बता सकते हो कि वायु में कण पास पास होते हैं या जल के अंदर पास पास होते हैं। किस में कण पास पास होते हैं? जल के अंदर। तो जल के अंदर कण पास पास होंगे तो यहाँ से जल किस में चला जाएगा? सघन के अंदर। जबकि वायु किस में आ जाएगी? आपके विरल के अंदर। जल सघन में और वायु विरल के अंदर। ये तो था बिल्कुल सिंपल सा। अब अगर आ जाए जल और कांच, जल और कांच, जरूरी नहीं है कि जल यहाँ पे सघन में है तो यहाँ पर भी सघन में होगा। यहाँ जल के बजाय कांच में कण क्या होते हैं? पास पास होते हैं। तो ये जो कांच है यहाँ पे ये सघन में चला गया, और ये जो जल है ये किस में चला गया? विरल में। समझिएगा, जिसमें कण पास पास होते हैं, जिसमें कण क्या होंगे? पास पास। माध्यम दो ही होंगे हमेशा, या तो वायु ले लो, जल ले लो, जल ले लो, कांच ले लो, कोई सा भी ले लो, वायु से कांच ले लो। तो जिसमें कण पास पास होंगे वो तो आपके सघन में चला जाएगा, और जिसमें कण दूर दूर होंगे वो विरल माध्यम में चला जाएगा। विरल से आपको याद रखना है V बराबर वायु, वैसे याद रखना है, वैसे वे। विरल का मतलब वायु, और वायु में कण क्या होते हैं? दूर दूर। तो वह माध्यम जिसमें कण दूर दूर होते हैं वो विरल होता है, जबकि जिसमें कण पास पास होंगे वो क्या होगा? सघन माध्यम होगा। अब बात करते हैं अपन इसके अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के उदाहरणों के बारे में। अब देखिए अपवर्तन का प्रयोग। अब क्या करेंगे? अपवर्तन का प्रयोग। प्रयोग से बात है, एक कांच की स्लाइड लेनी है,
कांच की स्लाइड, ये क्या है पूरा कांच, आयताकार कांच, ये क्या है आयताकार, आयताकार कांच। आयताकार कांच का मतलब एक स्लाइड है आपके पास, और ये माध्यम फर्स्ट है हवा, दूसरा माध्यम हो गया कांच। अब इसको प्रैक्टिकल करके बताना है, पूरा बड़ा सवाल आता है इसमें से ये कि अपवर्तन को प्रयोग सहित समझाइए, या अपवर्तन को आयताकार कांच पर बिल्कुल प्रयोग करके समझाएं। तो ये क्या है, सबसे पहले इसमें बात करते हैं माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकंड की। आपतित किरणें पी क्यू, ये कहाँ से आ रही है, माध्यम फर्स्ट यानी हवा से, वायु से आ रही है। वायु से आने का मतलब है प्रकाश की किरण जब पी क्यू कांच पर गिरती है, जब पी क्यू कांच पर गिरती है तो वह माध्यम फर्स्ट से माध्यम सेकंड में आने पर क्या हो जाती है, पथ से विचलित। यानी इसको आना तो इस तरीके से चाहिए था, लेकिन ये आई कहाँ से, यहाँ से निकल गई। यानी कि इसमें कहने का मतलब है जब विरल से सघन में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। अभिलंब की तरफ झुक जाने का मतलब क्या है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम यानी कि जिसमें कण दूर दूर होते हैं, तो ये जब कण के पास पास वाले माध्यम में आएगी तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। क्या हो जाएगी, अभिलंब की तरफ। ये क्या है, ए, बी क्या है, अभिलंब है। इसको जाना तो बिल्कुल सीधा चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गई, अभिलंब की तरफ झुक गई है। क्या हो गई है, अभिलंब की तरफ झुक गई है। जबकि इसी को आगे जारी रखें तब क्या होगा, जब यही प्रकाश की किरण पी क्यू आगे बढ़कर जब वापस कांच से वापस हवा की तरफ जाती है, यानी उस माध्यम कांच से माध्यम हवा में निकलती है, तो ये क्या होगी, अभिलंब से दूर होगी। अभिलंब से क्या होगी, दूर होगी। मान के चलिए एक जगह है जहां पर रहने के लिए 5 आदमी रह सकते हैं आराम से, लेकिन वहां पे 10 को रख दिया जाए, और जैसे उनको खुले स्थान पर भेजेंगे तो वो क्या होंगे, जो अपने एक दूसरे से क्या होंगे, आदमी एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो यहीं पे आपको ये समझना है कि जब कांच जहां पे कण पास पास है वहां से अगर वायु में प्रवेश करे किरण, तो ये अभिलंब से क्या होंगे, दूर की तरफ जाएंगे। अभिलंब से क्या होंगे, दूर की तरफ जाएंगे। और ये जो पूरा प्रैक्टिकल है ये आपको लिखना होता है कि सर्वप्रथम हम एक आयताकार कांच लेते हैं, जो CDEF कांच लेते हैं, उस पर अभिलंब ए बी रखते हैं, आपतित किरण PQ रखते हैं। ये आपतित किरण I1 बनाती है, I1 I2 लिए दो, क्योंकि यहाँ पे कोण कितने बनेंगे, एक तो यहाँ पे और एक दूसरा यहाँ पर। आपतित किरण I1 बनाती है। ये क्या करती है, I1 बनाने के बाद में जब ये कांच में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब के पास चली जाती है या अभिलंब की तरफ झुक जाती है। जब यह किरण कांच से वायु में निकलेगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है, अर्थात अपने पथ से विचलित हो जाती है। यही क्या है, पूरा अपवर्तन का पूरा प्रयोग है। इसी को आपको लिखना होता है। कक्षा 10th में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अपवर्तन का प्रयोग। अब बात करेंगे अपन अपवर्तन के नियम की और अपवर्तन के उदाहरण की। अब अपन बात करते हैं अपवर्तन के नियम की। अपवर्तन के 2 नियम है। पहला नियम तो एज इट इज जो परावर्तन का नियम है वही है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये का यही नियम कहाँ पर है, आपके परावर्तन के अंदर है, लेकिन वहाँ पे अपवर्तित की जगह क्या आएगा, परावर्तित किरण। और यहाँ पे क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अपवर्तन का दूसरा नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें अपवर्तन का नियम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्नेल का नियम। किसे कहते हैं, अपवर्तन के दूसरे नियम को ही क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। अपवर्तन के दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण आई की ज्या, साइन को क्या बोलते हैं, ज्या, साइन को क्या बोलते हैं, ज्या। आपतन कोण आई की ज्या तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात, यानी कि दोनों बटावा में होने चाहिए, लेकिन दोनों अगर बटावा में है तो उनका मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी स्थिर होगा, नियतांक होगा। और इसी पूरे पर्टिकुलर नियम को क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं। इसे माध्यम सेकंड का माध्यम फर्स्ट के सापेक्ष अपवर्तनांक u, अपवर्तनांक को क्या कहा जाता है, u, जिसको म्यू भी बोला जाता है, 2:1 कहते हैं। जैसे कि साइन आई अपॉन साइन आर को 2:1। अगर अपन यही बात करके कि अपवर्तनांक एक तो हवा का है और एक जल का है, तो ऊपर तो आ जाएगा हवा का अपवर्तनांक,
बटा हवा का, प्रकाश का हवा में वेग, और दूसरा आ जाएगा प्रकाश का जल में वेग बटा हुआ जल में वेग। तो ये थे अपवर्तन के दोनों नियम। ध्यान रखना, पहला नियम तो परावर्तन वाला एज इट इज है, लेकिन दूसरा नियम इंपॉर्टेंट है। उसमें भी कौन सा, स्नेल का नियम किसे कहते हैं, ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर अगर कांस्टेंट हो तो इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, अर्थात इसे अपवर्तन का द्वितीय नियम भी कहते हैं। अब बात करते हैं अपवर्तन के प्रमुख उदाहरणों के बारे में। अपवर्तन के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं उनके बारे में। ये पांचों उदाहरण हैं इनके। तो अब बात करते हैं इनके उदाहरणों की क्रम वाइज। अपन अपवर्तन के उदाहरण में पहला उदाहरण आता है आपके तारों का टिमटिमाना। रात्रि के समय जो तारे टिमटिमाते वो किसकी वजह से, अपवर्तन की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं सूर्योदय सूर्यास्त के समय जो हमें सूरज लाल कलर का दिखाई देता है वो भी किसकी वजह से, आपके अपवर्तन की वजह से। पानी से भरे हुए कांच के गिलास में अपन पेंसिल रखते हैं तो पेंसिल तिरछी दिखाई देती है। आप देख सकते हैं वास्तविक रूप से गिलास के ऊपर जो पेंसिल है वो हमें साफ सीधी दिखाई दे रही है, जबकि पानी के अंदर की जो है वो हमें तिरछी दिखाई दे रही है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, प्रकाश की कौन सी घटना की वजह से, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। कांच के भरे हुए गिलास में सिक्का रखने पर वह हमें ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। देखिएगा आप वास्तविक रूप से देख सकते हैं कि सिक्का हमें कैसा दिखाई दे रहा है, ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, जबकि सिक्का वास्तव में क्या कहाँ पर है, इस पूरे गिलास के पेंदे में है, लेकिन अपन को आभास हो रहा है कि ये हमें क्या है, ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। अब अपन बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ध्यान रखना यहाँ परावर्तन है, और लेकिन अपन बात कौन से टॉपिक की कर रहे हैं, अपवर्तन की। तो अपवर्तन से ही परावर्तन कैसे प्राप्त करना है उसके बारे में। अपवर्तन की सीधी सीधी परिभाषा है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। यहाँ सघन यानी जल से जा रही है वायु में, तो ये अभिलंब से दूर हट रही है। मैंने बताया था कि एक रूम के अंदर अगर 10 बंदे हैं वो बिल्कुल मुश्किल से रह पा रहे हैं, अगर उन्हें खुले मैदान में छोड़ दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो वैसा यहाँ जल में कण पास पास होने की, जैसे इनके खुले स्थान में छोड़ रही है अभिलंब से क्या हो गया, दूर चलेगी। ये क्या है, आपके अभिलंब है। अगर यहीं पे आपतन कोण आई का मान बढ़ाया जाए, यानी कि यहाँ अगर ये पहले 45 डिग्री था तो यहाँ अगर मैं 60 डिग्री करूँ, इसको 60 डिग्री करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, जो अपवर्तित कोण है ये बिल्कुल सतह के क्या हो जाएगा, बिल्कुल समानांतर हो जाएगी। ये जो अपवर्तित किरण है ये क्या हो जाएगी, सतह के बिल्कुल समानांतर। और कोण कितने डिग्री का बनाएगी, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। इसी को क्या कहेंगे अपन, क्रांतिक कोण। इसको क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण। अब अगर बात करें इसी इसको आपतन कोण का मान, कौन सा, आई का मान अगर और बढ़ाया जाए, आई का मान बढ़ाया जाए तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बजाय क्या होगी, वापस उसी माध्यम में लौट आएगी। इस घटना को क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पे देखिएगा ये दूसरे माध्यम में जाने के बजाय वापस उसी माध्यम में क्यों आ गई, क्योंकि यह अपन ने धीरे धीरे इसका मान ऊपर के तरफ लेते गए, तो ये अभिलंब से दूर हटते हटते ऐसी स्थिति आई जब ये दूसरे माध्यम में न जाकर के क्या हो गई, वापस उसी माध्यम में लौट आई। तो इस परिघटना को क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसका उदाहरण है, अपवर्तन के ही उदाहरणों में है। अपवर्तन से ही हमने क्या प्राप्त करा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्राप्त करा है। तो इसको क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है या अभिलंब से दूर हटती है। कब, जब सघन से विरल में जाएगी। फिर ये तो होगी स्थिति फर्स्ट। स्थिति सेकंड में क्या लिखना है, जब प्रकाश की किरण अपवर्तन, इसका आपतन कोण बढ़ाया जाता है तो वह सतह के समानांतर निकल जाती है। इसको क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण। ये क्या हो जाएगी, स्थिति सेकंड। अब लिखेंगे स्थिति थर्ड, जब आपतन कोण का मान इतना बढ़ाया जाए कि वह दूसरे माध्यम में जाने के बजाय क्या होगी, वापस उसी माध्यम में लौट आए। तो इस परिघटना को क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये क्या होगी, स्थिति थर्ड। अब बात करते हैं अपन वर्ण विक्षेपण की। अब अपन बात करते हैं वर्ण विक्षेपण की। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जब सूर्य से आने वाली श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वह श्वेत प्रकाश की किरण कितने रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं अपन, वर्ण विक्षेपण। इसी परिघटना के द्वारा किसका निर्माण होता है,
इंद्रधनुष का। बारिश के दिनों में जो आपने इंद्रधनुष देखा होगा वो भी इसी घटना की वजह से बनता है। अब देखो ये तो पूरा क्या है, प्रिज्म है। क्या है, प्रिज्म, जो कांच का होता है हीरे के आकार का। इसमें से क्या कर रही है, श्वेत प्रकाश की केवल एक किरण गुजारी है। तो जो हमें प्राप्त कितनी किरणें हो रही है, हमें प्राप्त 7 किरणें हो रही है। कितनी किरणें, 7 किरणें। इन 7 किरणों का जो क्रम है वो फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स होता है। आप या तो ऐसे याद कर सकते हो, बेजानी आ है पीना ला, या फिर विबग्योर। क्या याद कर सकते हो, VIBGYOR, विबग्योर। विबग्योर का मतलब है यहाँ से लाल। अब यहाँ पे ये भी ध्यान देने होंगे कौन से रंग की तरंग-दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। कौन से रंग की तरंग-दैर्घ्य, लाल कलर की तरंग-दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। तरंग-दैर्घ्य सबसे ज्यादा होने के कारण लाल रंग दूर से पहचाना जा सकता है। इसी वजह से खतरे का निशान क्या होता है, लाल होता है। सड़क सुरक्षा वाले चैप्टर में ये सवाल है कि खतरे का निशान लाल ही क्यों होता है। तो इसका सटीक आंसर होगा खतरे का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग की तरंग-दैर्घ्य सबसे ज्यादा होने के कारण वह हमें ज्यादा दूरी से दिखाई दे जाता है। इसलिए खतरे का निशान क्या रखा जाता है, लाल रंग का रखा जाता है। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।